नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मिशन 2022 के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी, 20 से निकलेगी प्रतिज्ञा यात्रा, 40 जिलों से गुजरेगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कश्मीर की मिली जुली संस्कृति को खत्म करने की कोशिश में आरएसएस, बीजेपी, राहुल गांधी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बढ़ रहे किसानों के मददगार, कर्मचारियों व वकीलों का भी मिला साथ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी, 20 से निकलेगी प्रतिज्ञा यात्रा, 40 जिलों से गुजरेगी। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। प्रदेश कांग्रेस 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यात्रा निकालेगी। इस यात्रा को कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे का नाम दिया गया है। प्रदेश के 40 जिलों से गुजरने वाली यह यात्रा 12,000 किमी की होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में हुई बैठकों में इसका कार्यक्रम तय किया। शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय में रणनीति कमेटी, चुनाव समन्वय कमेटी, सलाहकार कमेटी समेत जोनवार समीक्षा की गई। चुनाव समन्वय समिति की अगली बैठक 5 अक्टूबर को होने पर भी फैसला लिया गया। सुबह 11 बजे प्रदेश मुख्यालय पहुंची प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ बैठकें कर संदेश दे दिया कि कांग्रेस आक्रामक तरीके से चुनाव में उतरेगी। यह यात्रा 4 अलग अलग जगहों से निकाली जाएगी और बड़े शहरों, कस्बों और गांवों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान जनता को भाजपा के घोषणा पत्र के अपूर्ण वायदों, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, महिला हिंसा, बेरोजगारी आदि पर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं कांग्रेस की नीतियों से भी जनता को परिचित कराया जाएगा और एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। यात्रा के दौरान कई कार्यक्रम भी होंगे। प्रियंका ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश और आगरा क्षेत्र से संबंधित प्रभारियों, प्रदेश उपाध्यक्षों, प्रदेश महासचिवों, प्रदेश सचिवों, जिला और शहर अध्यक्षों से संगठन सृजन पर लिखित रिपोर्ट मांगी है। श्रीमती गांधी ने उत्तर प्रदेश की 58,000 ग्राम सभाओं में इस माह के अंत तक कांग्रेस के ग्राम सभा अध्यक्ष और उनकी कमेटियों के गठन की अनिवार्यता को लेकर सख्त निर्देश दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर की मिली जुली संस्कृति को खत्म करने की कोशिश में आरएसएस, बीजेपी, राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर की मिली जुली संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी ने जम्मू के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन यहां कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी में प्रेम, भाईचारा और मिली जुली संस्कृति की भावना विद्यमान है। मुझे दुख है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, वे प्यार और भाईचारे पर हमला करते हैं। आप कमजोर हो गए और परिणामस्वरूप उन्होंने आपके राज्य का दर्जा छीन लिया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेती है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता ने उपस्थित कार्यकर्ताओं के समक्ष जय माता दी के नारे लगाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। राहुल गांधी ने कहा, मैं कल माता वैष्णो देवी मंदिर गया था। वहाँ माता के 3 प्रतीक हैं, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी। दुर्गा माँ मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। लक्ष्मी की हम क्यों पूजा करते हैं? लक्ष्मी शब्द कहाँ से आता है? लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है। अगर आपका लक्ष्य पैसा है तो फिर जो आपने बोला वो सही है। अगर आपका लक्ष्य कुछ और है तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम जो शक्ति काम करती है उसको हम लक्ष्मी कहते हैं। और सरस्वती वो भी एक शक्ति है, विद्या, ज्ञान, नॉलेज जिसको हम कहते हैं वो सरस्वती है। कांग्रेस नेता ने कहा, जब ये तीनों शक्तियां आपके घर और देश में होंगी तो आपका घर और देश तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के मुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर जैसी नीतियों ने देश की शक्तियों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून और कांग्रेस के कार्यकाल में 9% की वृद्धि दर के साथ सकल घरेलू उत्पाद ने देश की शक्ति में वृद्धि की थी। अपने हाथ की ओर इशारा करते हुए गांधी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को भगवान शिव और गुरु नानक देव के साथ जोड़ा और कहा कि यह निडर होने का प्रतीक है। गांधी ने कहा, यह हाथ इस बात का प्रतीक है कि आपको किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने कहा, भाजपा हर चीज से डरती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ रहे किसानों के मददगार, कर्मचारियों व वकीलों का भी मिला साथ। जी हाँ दोस्तों, किसानों को अब कर्मचारियों का भी साथ मिलने लगा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के सामने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया, साथ ही किसानों की मांगों को जायज बताया। वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी कई संगठन समर्थन में पहुंचे। किसानों के समर्थन में वकील भी उतर आए हैं। बैनर लेकर वकीलों ने मार्च निकाला।
सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी गुरुवार को राजीव गांधी विद्युत सदन में एकत्र हुए और यहां किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। एसकेएस के जिला प्रधान मलकीत सिंह व कार्यकारी सचिव सुशील गुर्जर की अगुवाई में कर्मचारी सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में नारे लगाते हुए लघु सचिवालय के सामने धरना स्थल पर पहुंचे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अन्नदाताओं की मांगे जायज हैं, सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसानों की बात सुननी चाहिए। नपा कर्मचारी संघ की प्रदेश सचिव शारदा, जिला प्रधान वीरभान बिरलान, जिला सचिव इंद्रजीत चनालिया, करनाल के प्रधान राम सिंह ढिल्लोर ने कहा कि 9 महीने से किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार का रवैया किसानों के प्रति ठीक नहीं है। हरियाणा में कई बार किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जा चुका है। मजबूर होकर किसानों को करनाल में जिला सचिवालय का घेराव करना पड़ा। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहीद किसान के परिवार को मुआवजा मिले और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की बैठक का किसानों ने किया विरोध, बैरिकेडिंग तोड़ कार्यालय तक पहुंचे, जमकर नारेबाजी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के जींद में कैथल रोड स्थित भाजपा कार्यालय में चल रही बैठक का विरोध करने शुक्रवार दोपहर खटकर टोल प्लाजा से किसान पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन फानन बैरिकेडिंग की और किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान बैरिकेडिंग तोड़कर भाजपा कार्यालय तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध करने पहुंचे किसान तेजेंद्र सिंधु, महिपाल खटकर व जयप्रकाश ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पहले ही आह्वान किया गया है कि भाजपा व जजपा के कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा, लेकिन दोनों ही दल बार बार किसानों को उकसाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। गौरतलब है कि भाजपा कार्यालय में पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा 2 दिन के प्रवास पर चल रहे हैं। गुरुवार को भी उन्होंने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। शुक्रवार को फिर बैठक चल रही थी। इसकी सूचना मिलते ही किसान खटकर टोल से भारी संख्या में ट्रैक्टरों में सवार होकर भाजपा कार्यालय पहुंचे। किसानों ने सबसे पहले बैरिकेडिंग को तोड़ा और फिर कार्यालय के बाहर तक पहुंचकर नारेबाजी की। इस दौरान पानीपत ग्रामीण से भाजपा विधायक महिपाल ढांडा कार्यालय में ही मौजूद रहे। वहीं किसानों में करनाल में हुए लाठीचार्ज का विरोध साफ दिखा। किसानों ने कहा कि करनाल में किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन द्वारा सरकार के इशारे पर योजनाबद्ध तरीके से किसानों पर लाठियां भांजी गई हैं। इसके बाद भी पूरी घटना के जिम्मेदार करनाल के तत्कालीन एसडीएम को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी यूपी में अलर्ट, हर जिले में बढ़ाई निगरानी। जी हां दोस्तों, करनाल में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। आंदोलन लंबा खींचने की स्थिति में यूपी के किसान भी रवाना हो सकते हैं। यही नहीं, स्थानीय स्तर पर भी किसान धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। भाकियू कार्यकर्ता रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। मेरठ में पुलिस प्रशासन भी किसान नेताओं से बातचीत कर रहा है। एडीजी मेरठ जोन राजीव सभरवाल ने बताया कि जोन के सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि वो अलर्ट रहें। हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी के जनपदों में दिखाई दे सकता है। खुफिया विभाग के इनपुट के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। मेरठ और सहारनपुर मंडल में किसान थानों या अन्य पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको लेकर पुलिस ने स्थानीय किसान नेताओं, किसानों से संपर्क किया, समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा की सीमा से लगे सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर के जिलों के किसानों पर पुलिस का फोकस है। उनकी निगरानी भी बढ़ाई है। खुफिया विभाग किसानों के बारे में जानकारी ले रहा है। करनाल में किसान आंदोलन को लेकर मेरठ जोन के कई जनपदों में किसान गोपनीय बैठक कर रहे हैं। बैठक में शामिल किसानों से पुलिस संपर्क कर रही, ताकि किसानों की अगली रणनीति पर निगरानी बढ़ाई जा सके। एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी ने बताया है कि पुलिस निगरानी कर रही है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस का किसान आंदोलन पर पूरा फोकस है। चलते हैं पहली खबर की तरफ। मिशन यूपी 2022 की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी, प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया पर भी करेंगी चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी गुरुवार को लखनऊ पहुंच चुकी हैं। वो यहां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देंगी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी आज यानी शुक्रवार को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया पर भी चर्चा करने के साथ चुनावी अभियान को गति देंगी। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने दी। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी अपने लखनऊ दौरे के दौरान सलाहकार कमेटी और चुनाव कमेटी के साथ बैठक करेंगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया पर भी चर्चा करने के साथ चुनावी अभियान को गति देंगी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण अभियान हर गाँव कांग्रेस अभियान की समीक्षा करेंगी। साथ ही नवनियुक्त 8000
2134 न्याय पंचायत अध्यक्षों और उनके 1,70,000 पदाधिकारियों की कार्य प्रगति रिपोर्ट लेंगी। अंशु अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश 58,000 ग्राम सभाओं में ग्राम सभा अध्यक्ष और कमेटियों के गठन का चल रहा है, जिसके क्रम में प्रियंका गांधी प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान के पहले चरण पर भी समीक्षा करेंगी। प्रशिक्षण के प्रथम चरण इस चरण में 25,000 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हुआ है और 100 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 लाख पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और आगामी 1 महीने में चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और रणनीति तय करेंगी। इतना ही नहीं, चुनाव समिति और स्ट्रेटेजी कमेटी के साथ बैठक कर 2022 की चुनावी तैयारी को देगी अंतिम प्रदान करेंगी। गौरतलब है कि 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें केवल 6 माह का समय शेष बचा है। अपनी जीत पक्की करने के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी समेत सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने आगामी चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी के लखनऊ पहुंचते ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज प्रदेश कार्यालय पर विभिन्न कमेटियों जैसे चुनाव कमेटी, स्ट्रेटेजी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठक करेंगी। जिला अध्यक्ष के साथ बैठक कर प्रशिक्षण और संगठन विस्तार की समीक्षा कर प्रगति जानेंगी। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार की विफलताओं को और धोखेबाजी को जनता को ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए, इस रणनीति पर चर्चा करेंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शहरी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, देश को अंधेर नगरी बना दिया है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के शहरी बेरोजगारी को लेकर जारी किए गए आंकड़ों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा है, देश का विकास करके एक आत्मनिर्भर अंधेर नगरी बना दी। आपको बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने देश में शहरी इलाकों के बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में शहरी बेरोजगारी दर में 2.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। शहरी बेरोजगारी दर 7.8% से बढ़कर 10.3% हो गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जीत के लिए अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला, कर सकते हैं 6 डिप्टी सीएम बनाने का वादा। जी हां दोस्तों, अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और इस बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव में जीत के लिए खास फॉर्मूला तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 6 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 6 डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर सकती है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, सामान्य वर्ग और मुस्लिम समाज से उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा करने की तैयारी है। खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस फॉर्मूले पर पार्टी के संसदीय बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी और एमबीसी जातियों के डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि आगामी चुनाव में बीएसपी किसी भी बाहुबली या माफिया को टिकट नहीं देगी। मायावती ने ट्वीट कर कहा, बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं, बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती का बड़ा ऐलान, किसी भी बाहुबली या माफिया को टिकट नहीं देगी बसपा, मुख्तार अंसारी का पत्ता साफ। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को इस बार चुनाव न लड़ाने का ऐलान कर दिया है। उनके स्थान पर मऊ सदर क्षेत्र से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर चुनाव लड़ेंगे। ट्विटर के जरिए मायावती ने कहा है कि पार्टी ने फैसला लिया है कि विधानसभा चुनाव में किसी बाहुबली या माफिया को चुनाव में लड़ाया जाए, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट कर ऐलान किया कि बसपा का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं, बल्कि यूपी के बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। जनता की कसौटी व उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत न हो। बसपा का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है, ताकि प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी, तथा बसपा जो कहती है वो करके भी दिखाती है, यही पार्टी की सही पहचान भी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जब भी मैं जम्मू कश्मीर आता हूँ मुझे लगता है कि मैं घर आ गया हूँ, राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, जब भी मैं जम्मू कश्मीर में आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर आ गया हूँ। मेरे परिवार का जम्मू कश्मीर से पुराना रिश्ता है, इसीलिए यहाँ के लोगों की समस्याएं परेशानियां उनकी अपनी हैं।
कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर को उसका हक मिलने तक केंद्र के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर को जब तक राज्य का दर्जा वापस नहीं मिल जाता, वे शांत नहीं बैठेंगे। यह बात कांग्रेस के पूर्व प्रधान व सांसद राहुल गांधी ने कही। जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी ने आज दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा श्रीनगर, उसके बाद जम्मू, अब वो लद्दाख जाने की योजना बना रहे हैं। जल्द ही वो लद्दाख के लोगों के बीच जाएंगे और उनसे भी मिलेंगे। राहुल ने केंद्र की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि आज देश की जनता परेशान हो चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, गरीब आदमी के लिए परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची, टिकट बंटवारे समेत चुनाव के मुद्दों पर होगा मेगा मंथन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी दिख रही है। नेता राजनीतिक हवा को भांपने के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा गुरुवार को लखनऊ पहुंची हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया। प्रियंका ने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के अनुसार वे ज्यादातर आंतरिक मीटिंग करेंगी। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे से प्रियंका गांधी की बैठकों का दौर शुरू होगा। शुक्रवार को प्रियंका सलाहकार कमेटी, इलेक्शन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, ट्रेनिंग कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका गांधी टिकट बंटवारे पर भी सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिवों के साथ बात करेंगी। पार्टी के नेताओं ने टिकटों के दावेदारों पर फोन से बात की है और चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। प्रियंका गांधी वारा प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पर मंथन करेंगी। प्रियंका हर गांव कांग्रेस अभियान की जिलावार समीक्षा करेंगी। इसके अलावा नवनियुक्त 8,134 न्याय पंचायत अध्यक्षों और उनके 1,70,000 पदाधिकारियों की भी रिपोर्ट लेंगी। प्रियंका गांधी वारा सोशल मीडिया सहित अन्य विभागों में नई जिम्मेदारियां भी लोगों को देंगी। प्रियंका गांधी का व्यापारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। व्यापारियों से बड़ी मीटिंग रविंद्रालय में आयोजित होगी, जहां पर प्रियंका सभी व्यापारियों से सीधा संपर्क स्थापित करेंगी। कांग्रेस नेता आगामी 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और रणनीति तय करेंगी। इसके अलावा किसानों का प्रतिनिधिमंडल भी प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचेगा। सूचना है कि प्रियंका गांधी 69,000 सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों से भी मिलने जाएंगी। हालांकि दूसरे दिन के बाद प्रियंका अमेठी और रायबरेली भी जाएंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, कहा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2% की वृद्धि एक क्रूर मजाक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा गेहूं और अन्य कृषि उपज के MSP में बढ़ोतरी के एक दिन बाद कांग्रेस ने कहा है कि यह एक क्रूर मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने गुरुवार को कहा कि देश ने 75 वर्षों में सबसे अधिक ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी है और 12 वर्षों में गेहूं की सबसे कम MSP वृद्धि देखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल छीनने में विश्वास करती है और समर्थन नहीं करती है। किसान, मौजूदा MSP वृद्धि पहले से ही किसान विरोधी भाजपा सरकार की कीमत चुका रहे किसानों के साथ एक क्रूर मजाक है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह वृद्धि उपज की लागत में वृद्धि की तुलना में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि गन्ने के MSP में केवल 1.75% की वृद्धि हुई है, जबकि गेहूं के MSP में केवल 1.75% की वृद्धि की गई है। केवल 2% और अन्य आइटम 10% से कम है। उन्होंने कहा कि डीजल, कीटनाशकों और फर्टिलाइजर और अन्य वस्तुओं के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों का MSP बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्र ने गेहूं, बार्ले, चना, मसूर, सरसों और सनफ्लावर का MSP बढ़ा दिया गया है। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद किसानों को गेहूं और सरसों पर उपज की लागत का 2 गुना रिटर्न मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद बुधवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दावा कि गेहूं पर प्रति क्विंटल 40 रुपए और सरसों पर 400 रुपए की बढ़ोतरी से किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खट्टर सरकार को हर हाल में झुकना होगा, आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे किसानों का दावा, 11 सितंबर को करेंगे बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, किसान संगठन हरियाणा सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। वो करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर जारी धरना प्रदर्शन को और लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। हरियाणा के किसान नेता जगदीप सिंह औलख ने कहा है कि करनाल में धरने वाली जगह पर 11 सितंबर को बैठक होगी। इसी बैठक में आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की बैठक होगी। इसी बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। जगदीप सिंह औलख ने कहा कि किसान संगठन खट्टर सरकार को 3 दिन का समय पहले ही दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि 11 सितंबर को किसान बड़ा ऐलान करेंगे, जिससे खट्टर सरकार को हर हाल में झुकना ही होगा।
किसान संगठनों का कहना है कि जब सरकार 28 अगस्त को करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज वाले वीडियो में दिख रहे एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज करेगी तभी सरकार के साथ बातचीत शुरू की जाएगी। उनका कहना है कि पहले सरकार एसडीएम पर केस दर्ज कर इसकी जानकारी किसानों को दे तब आगे की बातचीत शुरू होगी। बता दें कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसानों ने 30 अगस्त को महापंचायत की थी। इस दौरान किसानों ने कहा था कि वायरल वीडियो में लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम पर तुरंत केस दर्ज किया जाए। इसके साथ ही मामले में शामिल दूसरे अधिकारियों पर भी केस दर्ज करने की मांग की गई थी। वहीं किसानों ने आरोप लगाया था कि लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हुई है। नाराज किसानों ने मृतक किसान के बेटे के लिए सरकार की तरफ से नौकरी देने और पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने की मांग की थी। वहीं लाठीचार्ज में घायल किसानों के परिवारों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे की भी मांग की गई थी। करनाल में किसान आंदोलन को लेकर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, यह उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है। अधिकारी किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जायज मांगे ही मानी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम मामले की जांच निष्पक्ष तौर पर कराने के लिए तैयार है, लेकिन हम केवल एसडीएम की जांच नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की जांच कराएंगे। उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे अधिकारी, किसान या किसान नेता, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।